नमस्कार। नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। विश्वानि देव सवितरतुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, जो वैदिक मंत्र मैंने कहा वो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। उसका आशय यह है कि संपूर्ण विश्व से जो कल्याणकारी विचार हैं और कल्याणकारी भावनाएं हैं वो हम तक आए और जो अशुभ है वो हमसे दूर रहे। तो इसी दृष्टि से हम लोग आदरणीय प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी से विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा का ये क्रम चला रहे हैं और अभी हम अमेरिका पर ही अभी कई श्रृंखलाओं में बात करेंगे, क्योंकि हमें ठीक से अमेरिका को समझना है। क्यों समझना है कि अमेरिका इस समय एक शक्तिशाली राज्य है और अभी शायद कुछ वर्षों तक बना रहेगा। तो उसका जो भी कदम होता है वो सारे संसार में प्रभाव डालता है, हम पर भी प्रभाव डालता है। तो अब हम केडिया जी से बात करते हैं। केडिया जी, ये बताइए कि पिछली 3 वार्ताओं में आपने संयुक्त राज्य अमेरिका के विषय में बहुत कुछ बताया। अमेरिका मतलब वहाँ का राज्य शासन, वहाँ के लोगों की वृत्ति, एक समाज के रूप में ये जो यूरोपीय अमेरिकी लोग हैं उनके विषय में, फिर जो वहाँ राज्य चलता रहा है। तो अब आगे क्या उनका लक्षण दिखता है? क्योंकि हम देखते हैं कि अजीब सा खटमिठा उनका व्यवहार है। कहीं तो मोदी जी को माई फ्रेंड आज भी बहुत ही गर्मजोशी से जन्मदिन की बधाई दी है, बड़ा उत्साह के साथ। और कहीं कहते हैं 100% टैरिफ और ये और वो, और हम भारत को ये लगा देंगे वो लगा देंगे। तो कुछ अजीब सा व्यवहार है। और उधर पाकिस्तान से भी पींगे मारते हैं, हमारे शत्रुओं से भी उनकी काफी निकटता है। तो थोड़ा हम समझना चाहते हैं, आपके अनुसार अगले कुछ वर्षों तक संयुक्त राज्य अमेरिका के शासक और राजन्य वर्ग क्या क्या करेंगे और हमको उस विषय में क्या सावधानी रखनी? केडिया जी। जी, तो देखिए पिछली 3 बार जो अपने लोग बात किए हैं, मोटा-मोटी यूरोपियन भाषा में जिसको स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। मैंने मोटा-मोटी यूएसए के स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट का स्वभाव को बताने का प्रयास किया है। लोगों का नहीं, बहुत सारे अवयव हैं, उनकी चर्चा नहीं की। जो क्योंकि अपने लोग की जो मुख्य रुचि है कि वहाँ के लोगों की करनी धरनी, लोगों का फिर वही एस्टैब्लिशमेंट और राज्य, उसकी करनी धरनी हमें एक राष्ट्र के रूप में, एक स्टेट राज्य के रूप में, एक समाज के रूप में बहुत प्रभावित करता है। अभी तो हम लोग बहुत जागरूक हैं, इसलिए बहुत अधिक हम लोग अनुभव कर रहे हैं। प्रभावित तो वो शुरू से कर रहा है। तो मैंने पूरा प्रयास किया कि जो मेरी थोड़ी-सी समझ बनी है, वहाँ के स्टेट और एस्टैब्लिशमेंट के स्वभाव को बताओ। तो ये जो आप खट्टा-मीठा कह रहे हैं, ये तो अभी लंबा चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्यों चलेगा? कि उनका तो ये कभी बदले कंसर्न भी नहीं रहा कि कोई उनके कार्य में, क्रियाकलाप में कंसिस्टेंसी हो। कंसिस्टेंट दिखने की इच्छा भी गंभीर लोगों की होगी ना। और अब अमेरिका जैसे ही हम कहते हैं इनका मूल तो यूरोप है, तो इनको यूरोपीय अमेरिकन ही कहा जाना चाहिए। तो ये जो यूरोपीय लोग हैं, कम से कम पोस्ट कोलंबस, पोस्ट वास्को डिगामा, जो इनके बारे में मोटी समझ है, ये तो बड़े डकैत किस्म के लोग हैं। सी पायरेट्स जिसको कहते हैं, हत्यारे किस्म के लोग हैं, नृशंस किस्म के लोग हैं। जो बाद में हत्यारे नृशंस नहीं हैं, वो भी कपटी हैं। कैसा भी कपट कर देना इनको ठीक ही लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इनकी जो जड़ें हैं,
वो तो चर्च में है, चाहे वो प्रोटेस्टेंट है, चाहे कैथोलिक है, चाहे क्वैकर है। वहां का तो इतिहास ही मार काट, नृशंसता, छल कपट, फ्रॉड, फोर्जरी है। तो ये सब उनको आपस के व्यवहार में भी सामान्य लगता है, और शत्रु से निपटने में तो सामान्य लगता ही है। और इनके लिए तो सभी संसार ही शत्रु है। ये तो घृणा के, हिंसा के अधिष्ठान पर बना हुआ समाज है। ये तो आपने भी कितनी बार चर्चा की है। जो चर्च है, जो क्रिश्चियनिटी है, जिस मॉडर्न या आज के यूरोप या यूरोपीय अमेरिकन की हम चर्चा कर रहे हैं, ये पिछले 1000 साल, 1200 साल या 800 साल इनका अधिष्ठान तो चर्च रहा है ना। और चर्च तो साकार हिंसा है, साकार घृणा है, और बहुत घृणित प्रकार की हिंसा है। छल कपट, पैशाचिकता, बर्बरता, नृशंसता, माने इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। जलियांवाले में बाग वाला जो अपने यहाँ कांड हुआ था, उसका जो जनरल डायर था, उस वो जब इंग्लैंड लौट के जाता है, तो इंग्लैंड का एलीट समाज, वहां का एस्टैब्लिशमेंट और वहां की रॉयल्टी उसको रिवॉर्ड करती है। निहत्थे लोगों पर गोली चलवाना। और कौन से निहत्थे लोग? पंजाब में, जहां से इतनी बड़ी सेना में, इतनी बड़ी संख्या में सेना में भर्ती हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो जब हम यूरोप कहें या अमेरिका कहें या गोरे लोग कहें या वेस्टर्न लोग कहें, तो एक चीज तो हम लोग के चित्त में सदा स्थिर रहना चाहिए: घृणा, हिंसा, कपट, छल, ये इनके यहाँ सहज मान्य स्वभाव हैं। उसी प्रकार, जिस प्रकार उदारता, बड़प्पन, कंसिस्टेंसी, कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो करना ही है, और प्रेम, अहिंसा, सबके साथ सदा सहता, भारतीयों का और संसार भर में फैले हुए सनातन धर्म के किसी भी रूप में आस्था रखने वालों का स्वभाव। अपने लोगों को हम अपने जैसे संसार भर के लोगों के साथ एक जो समस्या है वो ये है, वो मान ही नहीं पाते हैं, इतना अधिक उनको देखने और झेलने के बाद, कि नृशंसता, कपट तो छोटी चीज है। कपट नृशंसता के लिए इनका सहज स्वभाव है। और केवल सहज स्वभाव नहीं है, यही आचरण में लाने योग्य ट्रेट है, गुण तो कैसे कहूं मैं, लक्षण है। तो जिसको खट्टा मीठा कहते हैं, जिसको इनकंसिस्टेंसी कहते हैं, वो तो इनके लिए वांछनीय कर्म है। ठीक है ना? एक बात, हाँ हाँ इसी बात को आगे बढ़ाऊं। हाँ, आगे बताइए। तो जो ये खट्टा मीठापन है, ये अगले 20-30 साल, 30 साल तो नहीं कहूं, लेकिन 15 से 20 साल तो चलेगा। क्योंकि मेरा मानना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो पावरफुल ब्लॉक्स हैं, एक इनका यूरोपियन ब्लॉक है जिसको ये यूरोपियन यूनियन कहते हैं, दूसरा रशिया स्वयं है, तीसरा इनके हिसाब से इनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना है, चौथा इनके हिसाब से हम इमर्जिंग पावरफुल नेशन है। 4 हो गए। जापान को ये भूल नहीं पाएंगे। मिडिल ईस्ट का सरदर्द यानी इस्लामिक टेररिज्म या पेट्रोल वोट्रोल वाला झंझट खड़ा है। तो ये जो
अमेरिका वर्सेज ये 1 2 3 4 5 मैंने गिनाए, इनकी तुलना में आज उतरता हुआ अमेरिका भी बहुत बड़ा है। इन पांचों में जो सबसे बड़ा रह जाएगा 15 साल बाद, उसके बराबर आने में अमेरिका को 15 से 20 साल लगे। मेरा मानना है, और मेरा मानना कोई मेरा निज का विश्लेषण नहीं है। मैं जो कुछ कह रही हूँ, जो वेस्टर्न दुनिया भर की रिपोर्ट्स पुस्तकों में आ रहा है, उनका अपना विश्लेषण है। ठीक है, उसमें थोड़ी बुद्धि मेरी भी लगती है। उसके अनुसार अगले 10-15 साल में इस यूएसए वर्सेज रेस्ट में मैंने 5-6 बताया, इनमें भारत सबसे ऊपर है। लेकिन 20 साल बाद के भी भारत और यूएसए में थोड़ा घटबढ़ होगा, ये बराबर के से ही रहेगी। यानी उतरता हुआ यूएसए अपने उतरने को सहन नहीं कर पा रहा है। कौन सा यूएसए? उसका स्टेट और उसका एस्टेब्लिशमेंट। नेशन तो वो है नहीं, राष्ट्र तो वो है नहीं। बार बार ध्यान रखना पड़ेगा, देश ना कहें हम, राज्य कहें, स्टेट। उनके वो यूज करते हैं शब्द नेशन, स्टेट। नेशन वो नहीं। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो सेटलर हैं, और ऐसी जगह सेटल किए हैं जहां उनके बराबर की जनसंख्या दूसरे भी सेटल किए हैं और मूल अपनी जगह बैठे हैं। ठीक है, तो नेशन तो ये कतई नहीं है, स्टेट है। तो इनका स्टेट और इनका एस्टेब्लिशमेंट या स्टेट एस्टेब्लिशमेंट जैसे भी कहा जा सकता है, ये अपने उतार के साथ भी सहज नहीं। और इसको मैं थोड़े विस्तार से समझाना चाहूंगी। मैंने बिल्कुल, बिल्कुल, पिछले बिल्कुल। 2-3 बार में जो बताया, वो ये बताया कि भाई ये पोस्ट कोलंबस जो जा रहे हैं दोनों अमेरिका में, और हम लोग चूंकि यूएसए की चर्चा कर रहे हैं, वही हमारा अगले 10-20 साल का कंसर्न है। तो इस यूएसए में बहुत आफत है, बहुत विकटता है, बहुत मारकाट है, बहुत नृशंसता है। सबके बावजूद एक लगातार सफलता है। अटलांटिक कोस्ट, जिसको ये ईस्टर्न कोस्ट कहते हैं, से लेकर पैसिफिक कोस्ट, इसमें भी इनको 400 साल लग गया है, 400 साल लग गया है पैसिफिक कोस्ट को देखने में। लेकिन ये यात्रा एक प्रकार की निरंतर सफल यात्रा है। और हम शुरू का पोस्ट कोलंबस 1492-96 छोड़ दें, पूरी 1501 से 1599, 16वीं शताब्दी, 17वीं को भी छोड़ दें, तो 18वीं, 19वीं, 20वीं या कम से कम 19वीं 20वीं शताब्दी में ये लोग, कौन ये लोग? यूरोप से आए हुए अमेरिकन लोग। ये लोग जहां से आए हैं, इनका सब लगाव, प्रेरणा, प्रेम, घृणा, नफरत, सब कुछ वही है। रेफरेंस पॉइंट वही है, संदर्भ वही है। तो ये इंग्लैंड को, फ्रांस को, जर्मन, उसके पहले स्पेन को, पोर्चुगाल को, डच को, इनकी भाषा में कॉलोनियल एम्पायर बनाते हुए देख रहे हैं। और ये यहाँ से भागे हुए लोग हैं, लेकिन भगाए गए हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का ये मार काट कर रहे हैं और जिस प्रकार ये फैलते जा रहे हैं, 19वीं शताब्दी समाप्त होते होते 20वीं शताब्दी के आते आते ये स्वयं को इंपीरियल पावर के रूप में देख रहे हैं। अब हिंदी में हम लोग साम्राज्यवाद कह देते हैं, लेकिन हम जिसको राजा कहते हैं, जिसको साम्राज्य कहते हैं, उसका तो इनसे कुछ लेना देना नहीं है। कुछ इसलिए तो मैं लेना नहीं। अंग्रेजी शब्द बिल्कुल, इंपीरियलिज्म का प्रयोग कर रही हूँ। हिंदी कोई ही दोनों, बोलिए, हाँ जी। हाँ, जहाँ साम्राज्य कहूँ वहाँ भारतीय सनातनी चीज, जहाँ इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म कहूँ वहाँ इनकी समझ। तो इनका एक मतलब खास पॉलिसी मेकर, बहुत सारे प्रेसिडेंट भी, बहुत सारे और एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग,
अपने को इंपीरियल पावर के रूप में देख रहे हैं। क्यों? अरे सब जमीन तो लूटा ही है ना। यूएसए है क्या? लूटी हुई जमीन, और इतनी सफलता से लूटा है कि यहाँ से इनको भगाने वाले कम हो गए हैं। 11 करोड़ से 1 करोड़ हो गए। बाकी जगह स्पेन, पोर्चुगाल, हॉलैंड या डच लोग, इंग्लैंड, फ्रांस ने जो कॉलोनियलिज्म किया, मार के भगा दिए गए। इनको मार के नहीं भगाया गया है। और आश्चर्य की बात है कि इस अर्थ में लेफ्ट वाले यूएसए के इंपेरियलिज्म की बात ही नहीं करते हैं। यूएसए ने जो यूएसए की धरती को, कनाडा भी उस अर्थ में जो कब्जा कर लिया है, उसके इंपेरियलिज्म की कहीं चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है ये यूएसए तो एक सहज स्वाभाविक नेशन स्टेट है, और ये यहाँ से बाकी जगह जो कर रहा है वो अमेरिकन इंपेरियलिज्म कह रहे हैं। और ये बात बिल्कुल। लेकिन यूएसए स्वयं एक उससे भीषण इंपीरियल पावर है जो इंग्लैंड भारत में था, बिल्कुल। या जो फ्रांस कहीं था, या जो स्पेन पोर्चुगल कहीं था, सब भगा दिए गए। तो ये जब यूएसए को भगाने की बात करते हैं तो मानो जो वर्तमान यूएसए है ये तो यहाँ रहेगा, ये तो नेचुरल है। तो ये स्वयं को एक इंपीरियल पावर की तरफ देख रहे हो, ठीक ही देख रहे हैं। जहां तक मेरा ध्यान है 1890 या 92 या 96 में आखिरी लड़ाई इनके हिसाब से इनकी हुई है अमेरिकन नेशन स्टेट से, जिसको ये रेड इंडियन कहते हैं। बिल्कुल। भारत में आके ये स्वयं को भारतीय नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। साउथ अफ्रीका में जाकर ये स्वयं को साउथ अफ्रीकन नहीं कहते, ब्रिटिश कहते हैं, पोर्चुगीज कहते हैं, लेकिन यहाँ आके तो ये स्वयं को अमेरिकन कह रहे हैं भाई। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये आपकी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये लोग स्वयं को, और बहुत पुस्तकों में देखेंगे तो मिल जाएगा, ये स्वयं को इंपीरियल कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये जो यूएसए है ये एम्पायर भी है, कॉन्टिनेंट भी है, और ये कह रहे हैं ये एक नेशन भी है। नेशन बाद में ये कहते हैं, एम्पायर भाई जीता है, सबको मार काट के खत्म किया है, और ये इतना संसाधनों से समृद्ध भूभाग है कि इसी के ऊपर तो ये दुनिया में उत्पात मचा रखे हैं अब 1945 से लेकर अब तक। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये कह रहे हैं कि हमारा, वस्तुतः तो इनको अमेरिकी कहे जाने का अधिकार ही नहीं है, ये अमेरिकी हैं ही नहीं। सच पूछा जाए तो ये अमेरिकी नहीं है, ये झूठा नाम अपना अमेरिकी कह रहे हैं। अपनी नृशंसता और पापाचार को छिपाने के लिए ये स्वयं को अमेरिकी अमेरिकी कहते हैं। इनका अमेरिका से क्या लेना देना। बहुत बहुत महत्व की बात आप कह रहे हैं। ये अपने को अमेरिकन कह रहे हैं विज़ इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, स्पेन, पोर्चुगाल, जहां से भाग भाग के आए हैं। वो कह रहे हैं हम इंग्लैंड वाले नहीं हैं, हम ब्रिटिश नहीं हैं, हम अमेरिकन हैं। नई पहचान बना ली। ये विज़ ब्रिटेन कह रहे हैं। लेकिन विज़ अमेरिका वाले तो ये यूरोपियन है ना भाई। बिल्कुल, पूरी तरह। तो इनका जो सेल्फ इमेज है वो ये कह रहे हैं ये जो हमारा एम्पायर है इसको ताकना मत भूलिए। और वो वुडरो विल्सन का जो, नहीं, मुनरो का जो 14 पॉइंट्स है वो यही कह रहा है, इस एम्पायर के चारों तरफ तुम मत आना। तुम कौन? इंग्लैंड वाले मत आना, फ्रांस वाले मत आना, कोई यूरोपियन पावर इधर मत ताको,
ये हमारा एम्पायर। कब तक ये बात चल रही? 1945 तक। तो जिसको ये लैटिन अमेरिका कह रहे हैं, अभी इसको भाई 2 कॉन्टिनेंट है, इसको लैटिन अमेरिका क्या मतलब मतलब है? इतना बेहुदा नाम चल रहा है। लैटिन एनीवे, से क्या रिश्ता समझ तो? अभी अभी लेकिन जो मैं बात करने जा रही हूँ बहकू न्यूज से, हम्म तो यहाँ पर हमारे इस एम्पायर के हिसाब से सब काम होगा। क्यूबा को मत ताकना, कनाडा को मत ताकना, यहाँ सब हमारे हिसाब से। अब 45 के बाद अचानक दुनिया बदल गई। यूरोप वाले इनके रहमो करम पर आ गए। एक तो मर खप के अंग भंग होके छत विक्षत होके पड़ गए, और दूसरा उधर सोवियत कम्युनिज्म का बवाल अलग चालू हो गया। तो अब 1945 के बाद सडनली इसको भाषण देना पड़ रहा है एंटी इंपीरियलिज्म का। क्यों? अरे ब्रिटेन वाले, फ्रांस वाले, बेल्जियम वाले, फलाने वाले, ढकाने वाले, तुम लोग सब जगह खाली करो। अब vis-a-vis इनको ह्यूमन राइट का भाषण देना पड़ रहा है, vis-a-vis इनको लिबर्टी का भाषण देना पड़ रहा है, और हम लोग ये कॉन्टेक्स्ट भूल जा रहे हैं बिल्कुल कि भाई ये अपने यहाँ अफ्रीका के लाए निग्रो लोग के साथ क्या कर रहे हैं 45 के बाद। मार्टिन लूथर किंग तो 45 के बाद है ना, 1945 के बाद। बिल्कुल ये बस में बगल में नहीं बैठने दे रहे, बिल्कुल एक होटल में बैठ के खा नहीं रहे हैं। इनके यहाँ एक महिला प्रेसिडेंट नहीं हुई है। इन्होंने बिल्कुल जो यहाँ के मूल निवासियों के साथ जो दुर्गत कर रखी है, एक प्रेसिडेंट नहीं है मूल निवासी। तो जो भारत वाले हम लोग हैं, ये जो खास समझाने की मैं बात कर रही हूँ कि जो भाषा है उनकी, भाई वो भाषा अपने हिसाब से ही तो बोलेंगे। लेकिन ये बन गए ह्यूमन राइट चैंपियन, भाई ये बन गए तो बन गए, बाकी लोग झक मार रहे हैं। अच्छा भाई, ह्यूमन राइट की बात है ना, 1890 तक तुमसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप करो 2025 में सब ठीक करो भाई। हाँ क्या है कि रह जाए भाई? कभी नहीं करेंगे भाई ट्रम्प बहुत कैसे नहीं सही करेंगे? झक मार के करेंगे अवश्य। जैसे ट्रम्प ने शुरू किया ना, इलीगल इमिग्रेंट्स साफ साफ कह रहा है। हाँ, तो भाई तुमने से कौन सा लीगल इमिग्रेंट है? बहुत सही लेकिन ये बात तो अब वो तो नहीं कहेंगे ना, ये बात तो हम लोगों को कहनी पड़ेगी ना। तो मेरा जो ये बातचीत है आपसे, भारत के 1% लोगों के लिए है। कौन? जो ओपिनियन मेकर हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, और जो डिसीजन मेकर हैं। 1% लोग भी करीब 1.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। बिल्कुल मेरी बात शायद 5-7 हजार आदमियों के लिए, 5-7 हजार आदमियों को ये बात समझ में आ जाए कि अच्छा भाई ठीक, ह्यूमन राइट की बात करते हो, एंड डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो, इक्वालिटी की बात करते हो, नेचुरल राइट की बात करते हो, भैया बांध बोरिया बिस्तर, चल घर आपने, खुश रहो, चल घर आपने। और नहीं, तो जो 1 करोड़ लोग बैठे हुए हैं, वो तुमको रिजर्वेशन में कहीं जगह दे दे तो वहां रह लो, और उनकी सेवा करो। उन सारे वॉर क्राइम्स के पास्ट की बात नहीं कर रहे जी, हम टटका टटका आज और कल की बात कर रहे हैं। तो ये तो वो तो नहीं कहेंगे ना, वो नहीं कहेंगे, वो क्यों कहेंगे? उनका तो हिपोक्रेट हिपोक्रेट कहना तो एक तरह से मेरी दृष्टि में इग्नोरेंस का काम है।
भाई वो कैट कहाँ है भाई? उनकी नृशंसता, उनकी घृणा, उनका भयंकर मारकाट सब उन्हीं के द्वारा लिखित है ना भाई। हाँ, पब्लिक डोमेन में प्रिंटेड फॉर्म में है ना भाई, पुस्तक है, लेख है, बिल्कुल गूगल पर है, राम जाने कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड हाँ, वॉर में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ छोड़ दो, 45 के बाद क्या हुआ, स्वयं इन लोगों ने उसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में क्या कहा। जो नहीं लिखा गया उसको छोड़ दो भाई, जो लिखा गया है उन्हीं लोगों के द्वारा, उसी की बात करो। ये चार अपने राष्ट्रपति लोगों का चेहरा पहाड़ी पर एक दिखाते हैं, ब्लैक हिल पर। ये भाई ब्लैक हिल तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की संपत्ति नहीं है। आज के दिन भी वो ब्लैक हिल उन मतलब इन सेटलर के कानून के हिसाब से वहां के मूल निवासियों की संपत्ति है, जिस पर मुकदमा चल रहा है। उनका उसी प्रकार से पवित्र स्थान है, जैसे हमारे यहाँ गिरिराज जी हैं, या हमारे यहाँ विंध्याचल देवी हैं, या जैसे हमारे यहाँ मैहर देवी की पहाड़ी है, वैसे वो पहाड़ी उनका पवित्र स्थान है। जैसे हमारी नैना देवी है। तो भाई तुम दूसरे की पहाड़ी पर जाके बेहुदे ढंग से चार का चेहरा कर दिए। और ये चार कौन है? इसमें दो जो हैं वो स्लेव ओनर है। जो वॉशिंगटन है उनका, ये भी स्लेव ओनर है। चार का है, उसमें वो दो दास प्रथा के हामी रखने वाले नहीं है, जो स्वयं दास ओनर्स थे, स्लेव ओनर्स थे। तो भाई ये बात तो हम लोगों को कहनी पड़ेगी ना। जैसे बिल्कुल। अभी हम लोग देख रहे हैं, एस जयशंकर साहब कुछ कुछ कह रहे हैं, और बहुत मतलब बहुत ही मॉडेस्टी से कह रहे हैं, अत्यंत शालीनता और सभ्यता से कह रहे हैं। तब तो इनका मुंह बंद हो जा रहा है। क्यों? इनकी खूनी हकीकत, मतलब नृशंस रियलिटी इनको पता है, हमको नहीं पता है। तो ये तो हर समय आशंकित है ना भाई, कब मुंह पर बोल देगा। ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अब दूसरी बात, अब जो एक आपने कहा कि साहब ये तो पाकिस्तान के साथ भी गलबहियां करता है, हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई ये और किसके साथ गलबहियां करे? मैंने वो बताया था पूरा, धर्म मीमांसा में 4-5 भाषण बताया है पाकिस्तान बनने की कहानी। पाकिस्तान बनाया ही गया था एलाइड पावर्स के लिए, सोवियत रूस पर कंट्रोल करने के लिए। उसको वो हिस्से मिले ही नहीं जिस हिस्से की वस्तुतः जरूरत थी। तो जब 1962 में ये चीन वाला मामला हुआ है, और नेहरू ने जब लिंकन नहीं, जॉन एफ कैनेडी से जब सहायता मांगी है, और जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो आज के दिन भारत में है, इसका इतना बड़ा हिस्सा दे दो पाकिस्तान को। स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे अपने, नाम आप लोग चेक कर लीजिएगा, 62-63 में कौन थे, 63 में। वो गए थे पाकिस्तान को लीगली वो सब इलाका हैंड ओवर करने को। कोई नहीं पाए क्या 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 घटनाएं उस समय हुई। तो अच्छा। भाई पाकिस्तान की गलमहिया न डाले तो क्यों डाले? तो साहब देखो, पाकिस्तान तो टेररिज्म करता है, और अमेरिका टेररिस्ट के साथ है। अब ये बात मेरी दृष्टि में कहना मतलब बचकानेपन की लिमिट है भाई।
अमेरिका के नृशंसता के सामने, यानी उन यूरोपियंस की नृशंसता जो स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक कहते हैं, उन्होंने जो नृशंसता की, अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको कह रहे हैं, उसमें रहने वाले करोड़ों लोगों के साथ, उसकी तुलना में इस पाकिस्तान वाले ने क्या किया भाई? जितना रेप इसने किया, जितना मार काट इसने किया, उससे कई गुना अधिक तो उसने किया। आज भी कर रहा है, कल फिर कर लेगा। इसको क्या दिक्कत है भाई? अगर आपको आश्चर्य हो रहा है तो इसका मतलब उनको यह समझ में आ रहा है कि आप उनकी यह संगत नहीं जानते हैं। आप लल्लू है ना भाई। वो साला पिछले 50 साल, 100 साल, 200 साल का लिखा हुआ साहित्य भी आपको नहीं पता। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ए जी, तुम लोग तो ह्यूमन राइट वाले हो ना। ए भैया, वो अपने मुंह से अपने को खूनी और पिशाच कहे क्या? दुनिया में होता है। बहुत ठीक। सुंदर। अच्छा, अभी जैसे अब ये कहा जा रहा है, मेरे को इस बात में दम नहीं लग रहा है, या हो सकता भाई मेरा लगना महत्वपूर्ण नहीं है, कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाह रहा है था कि भारत और पाकिस्तान में झगड़ा हो जाए, युद्ध हो जाए, तो उससे दो काम सधे। एक, भारत का जो आर्थिक चढ़ाव है इस पर थोड़ा ब्रेक लगे, और ये जो शी जिनपिंग वाला कम्युनिस्ट पार्टी जो ज्यादा पसरा हुआ है, ये जरा औकात में आए। अगर ऐसी कोई कोशिश वो लोग कर रहे हैं, अगर अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट और स्टेट ऐसी कोई कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो ना मोदी जी की लीडरशिप को समझ रहा है, ना भाजपा के नेतृत्व वाले इंडियन स्टेट को समझ रहा है, और ना भारत के स्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री को समझ रहा है। और इसी प्रकार से वो कम्युनिस्ट एस्टैब्लिशमेंट को भी बहुत कच्चा समझ रहा है। अरे, जो कम्युनिस्ट एस्टैब्लिशमेंट इतना कमजोर हो गया है, जिसके ऐसे प्रमाण पब्लिक डोमेन में फैले पड़े हैं, वो शी जिनपिंग आके इंडियन आर्मी से भिड़ जाएगा। भाई, शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी को तो पता है ना कि तिब्बत उसका टेरेन नहीं है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर करना, तिब्बत के पूरब में जो चीन है, भाई पीएलए जो है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, इसमें तिब्बती लोग तो नहीं ना है। नहीं। और ये तिब्बती लोगों को भर्ती भी कर लिया होगा, तो तिब्बत पर कम्युनिस्ट पार्टी भरोसा कर सकती है क्या? नहीं। तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर क्या होता है? क्या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ये सोचता है कि शी जिनपिंग को नहीं पता है? अगर ऐसी स्थिति है, तब हम लोग थोड़े और निश्चिंत बैठे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट को उसके सारे कमजोरियों, लूप्स, गैप्स के बावजूद इतना कच्चा नहीं मान पाती। खैर, तो कहा गया कि साहब, ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ, 26 भारतीयों को मारा गया, और उसके बाद भारत ने जो आक्रमण किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो ये अमेरिकन साजिश थी। अब ये भी
अब सुनना लगातार सब जगह मैं यही सुन रही। तो क्या अमेरिकन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इतना कच्चा हो गया है कि भारत में 11 साल में जो तैयारी हुई है उसका उसको अंदाज नहीं है? मेरे गले के नीचे ये बात नहीं उतरती और मेरे को जानकारियां स्वाभाविक है, बहुत साधारण ही जानकारियां हैं। हाँ, ये तो माना जा सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को ये वहम या भरोसा रहा हो कि ये जो कौन सा नूर खान बेस है जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल 18 इंच बाई 18 इंच के कोई एयर कंडीशन के शाफ्ट से भीतर गया और वो अमेरिका का कोई एटॉमिक वेपन का कोई वहां पर गोदाम था जिसका नाश हो गया, तो अमेरिका ने ऐसी उम्मीद ना की हो, ये तो मैं मानने को तैयार। लेकिन अमेरिकन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, पेंटागन, सीआईए और क्या क्या कहते हैं, जो अभी बराक ओबामा के समय पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन को जाकर सामने से गोली मार दिए, लाश को भरे और उठा के ले गए। चिंता ऐसी खत्म हो गई है कि भारत के मिलिट्री प्रिपरेशंस के बारे में उसको नहीं पता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, और अगर ऐसा है तो हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है कि वहां का कम से कम वहां का निर्णय जो लोग ले रहे हैं वो निर्णय बहुत ही कच्चे लोग ले रहे हैं। लेकिन ये मानने का कोई कारण नहीं है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इतना कच्चा हो चुका है। हो सकता है ट्रंप का जो ये सेकंड टर्म है इसमें वो जिस प्रकार के सलाहकारों को चुना है जो अनुभवहीन है वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें आ रही हैं, उनके द्वारा ये सब सत्यापन हो रहा हो, वो डिटेल नहीं पता। किंतु अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को कच्चा मानने का कोई कारण नहीं। ये मानने का तो कारण है जो चर्च वालों के साथ होता है, ये जो मैंने पिछले 3 भाषणों में बताया, वार्ताओं में, कि लगातार जीत के कारण इनको वहम हो गया है कि दे कैन मैनेज, और खुद को somehow they can manage, ultimately they would win। और खुद को ही झूठी कहानी सुनाते सुनाते कि भारत कोई सपेरों का देश है, तो भारत कोई नेहरू टाइप के या सोनिया गांधी या राहुल गांधी या राजीव गांधी या मनमोहन सिंह टाइप लोगों का ही देश है, खुद कोई झूठी कहानी सुनाते सुनाते सेल्फ इल्यूजन भी होता है। लेकिन मेरे पास मानने का कारण बिल्कुल नहीं है कि पूरे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को इल्यूजन है। हो ही नहीं सकता। अगर पूरे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को इल्यूजन होता तो इतनी जल्दी मोदी माय फ्रेंड तो नहीं कहते। बिल्कुल, वो उनको मेच्योरिटी की निशानी मैं मानती। बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहाँ मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है, मैं इसको मजाक लायक चीज नहीं मानती। वो तो इग्नोरेंस है, मजाक उड़ाना। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर वो ट्रंप से गलती हुई उनके प्रेसिडेंट से, तो नाक को किनारे रख के खटाखट सुधारने में वो लग गए। नहीं नहीं, बहुत होशियार लोग हैं, ऐसी बात नहीं। और उनका मजाक उड़ाना मीडिया का इग्नोरेंस है, मीडिया का इग्नोरेंस है उनका मजाक उड़ाना। वो लोग इतनी जल्दी मजाक उड़ाए जाने की कीमत पर करेक्शन करते हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
बिल्कुल, उनको बिल्कुल भी हल्के से नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो केवल जो आ रहा है कि एक फोटो आया, प्रेसिडेंट पुतिन, शी जिनपिंग और हमारे प्राइम मिनिस्टर खुश खुश बातचीत कर रहे हैं। हुँ। अब इसी से वो डिस्टर्ब हो गया। तो भाई हुँ। उसके मेच्योरिटी की थाह लो कि केवल पोस्चरिंग के लिए हंसी मजाक और माने हुँ। कॉमरेडी फीलिंग, हेलो 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 हो रहा है, वो उसी से हुँ। सावधान हो। हुँ। हुँ। हल्के से मत लो भाई। आपकी बात एकदम सही है, लेकिन ये बताइए कि हमारे यहाँ मीडिया में तो खैर ज़बरदस्त इग्नोरेंस है, वो इमैटीरियल है, उसकी क्या बात करें। लेकिन जो यूएसए जैसा आप कहती हैं, और मैं तो खैर पहले दिन घटना घटी थी तभी कह दिया था कि ये ट्रंप का ये जेस्चर बहुत जल्दी बदल जाएगा। तो हाँ जो आपने इतना कहा था पावर, वो। पहले ही दिन कह दिया था मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि ट्रंप वगैरह या वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट कितना गहरा है। लेकिन आपको वैसे तो लक्षण सब अनुकूल हैं, पर वैसे ही अलग से इस विषय से हटकर हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उसके समतुल्य हमारा जो नमो शासन है वो तैयारी कर लेगा? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये अफसरों में भी और बाकी में भी ऊपरी तौर पे देखने में तो उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखती। तो आपको क्या लगता है? आप अपना अनुमान बताइए। देखिए, मैं मेरा अनुमान बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, मैं अमेरिकन का अनुमान बता रही ठीक है। हूँ। रॉबर्ट डी कापलान की एक पुस्तक है, द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। हाँ, हाँ, आपने बताया है। मैंने बहुत बार भाषणों में बोला है। बहुत बार। शायद अब शायद हुँ। 2016 या 2010 की छपी किताब है। हुँ। उसमें वो हुँ। भारतीय ब्यूरोक्रेट के से इंटरव्यू लेता है, उसके आधार पर कहता है। हुँ। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहीं नहीं है पिक्चर में। हुँ। हुँ। और वो कहता है कि हुँ। अफगानिस्तान को हुँ। भारतीय ब्यूरोक्रेट अपना मानते हैं। बहुत सुंदर बताया है आपने पहले। बहुत बार बताया। वो जो एक मानसून कॉल्ड्रॉन या एशियाज कॉल्ड्रॉन मानसून कुछ ऐसे करके एक किताब हुँ। है, हुँ। उसमें वो कहता है हुँ। लाल सागर से लेकर चंपा तक हुँ। हुँ। भारत हुँ। भारत है। हुँ। हुँ। तो भाई कापलान को किसने बताया? भारतीय ब्यूरोक्रेट्स ने। हुँ। ठीक है। बिल्कुल। और जो हमारा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हुँ। इसकी 1970 में छपी हुई एक पुस्तक, हुँ। एक नाथ रानाडे जी जिसके एडिटर हैं, हुँ। किताब का नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, इतनी मोटी सी जो किताब है, उससे भी पढ़ इंडिया पढ़ के मैंने कई कंट्रीब्यूशन टू बार वर्ल्ड सुना। कल्चर। हाँ इंडिया हाँ हाँ। कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड कल्चर। हुँ। एक नाथ रानाडे जी उसके संपादक है। हाँ। 1970। हुँ। उसमें वो केवल भारत के स्कॉलर्स को नहीं ले रहे हैं, नहीं, नहीं, दुनिया भर से लिया है। संपूर्ण जम्बू द्वीप के स्कॉलर्स को ले रहे हैं। सेंट्रल एशिया सबसे लिया। और उस 1970 में छपी हुई पुस्तक में बता रहे हैं भारत कहाँ कहाँ है। बस केवल वो बिल्कुल। राजनैतिक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, वो सांस्कृतिक धार्मिक कहने में तो अब जीभ टेढ़ी हो रही है इनको। संस्कृति कल्चर हमारा शब्द नहीं है। हमारे धर्म से ठर्रा कर, जैसे कि पिछले 10 साल में जितनी किताबें छप रही हैं यूरोप में, अमेरिका में, वेस्ट में, भारत शब्द गायब है। हाँ, साउथ हाँ, एशिया बिल्कुल मैंने है, कई बार। है। ये उनका भय है। हुँ। हुँ। जैसे कई लोग होते हैं सांप देख के मारने की तैयारी करते हैं, और कई लोग हुँ। ऐसे खा लेते हैं, देखा हुँ। नहीं जा रहा। हुँ। हाँ, देखने से ही घबराहट हो रही, जैसे मुझे भी होता है। कुछ चीजों की चर्चा से ही मुझे घबराहट होती हुँ। है, एंड आई लाइक टू अवॉइड। घबराहट होती है। तो खैर, तो वो भारत के कल्चर की, भारत के
राजनीति शब्द का प्रयोग नहीं करते और सारे एविडेंसेज उस किताब में दिए हुए। तो भारतीय लोगों में केवल वही 100 लोग तो महत्वपूर्ण नहीं है जो उस वक्त काम कर रहे हैं। नहीं, दूसरे आपसे ही मैंने सीखा है और जाना है कि भाई 1947 तक तो बाकायदा आधे से ज्यादा भारत में भारतीयों का राज्य है। पूरा। जिन हिस्सों में वो ब्रिटिश क्वीन का शासन है, वो शासन भारतीयों के हाथ में है। भारतीयों के हाथ में है। और वो हिंदू, भारतीयों में बड़ी संख्या हिंदुओं की है। हाँ हाँ, और वो हिंदू इंग्लिश। हिंदू राज परिवारों के हैं। हाँ, और वो तो मैंने कहा बार बार। 47 के बाद भी राज परिवार के लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। भाई तिब्बत भारत का अंग है आज भी कानूनन। किसके कारण? महाराजा हरि सिंह के कारण। बिल्कुल। जब जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ है तो वो जम्मू कश्मीर और तिब्बत के अधिपति हैं। और दिल्ली में बैठे हुए ये नेहरू का जो शासन है वो तिब्बत तक चल रहा है भाई, टैक्स आ रहा है। ये बिल्कुल। अब से लल्लू पंजुओं को ना पता हो, अमेरिका को तो पता। और मुझे संघ के आशुतोष जी हैं, वहां का एक कश्मीर स्टडी सेंटर के आशुतोष जी हैं, उनको कभी मैं बुलाऊंगी अपने इस पर धर्म मीमांसा पर। उन्होंने मुझे त्रिशूल संधि के बारे में बताया। तो मैंने कहा ये आप इस पर भाषण दीजिए। बोले भारत सरकार को सब पता है, लेकिन चर्चा में तो कहीं नहीं है। मोदी जी को भी बोलते नहीं सुने, अमित शाह जी को भी बोलते नहीं सुने। तो आप ही से मैंने सीखा है कि भारत तो हजारों साल लाखों साल पुराना गंभीर राज्य व्यवस्था का देश है। कितना बोलना, कब बोलना। तो हम आशा करते हैं कि जो इस तरह के गंभीर हमारे प्रशासक हैं और राजा लोग भी हैं अभी पुराने, उनका सहयोग भारत शासन अवश्य लेगा मोदी जी के नेतृत्व में, और अपना जो सबसे सर्वोत्तम कर पाएंगे मोदी जी, क्योंकि आप तो मोदी जी से बहुत अपेक्षा करती हैं, तो हमें विश्वास है कि वो करेंगे, अवश्य करेंगे। मैं अपेक्षा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मुझे पता ये होने जा रहा है। हाँ, ठीक है। अपेक्षा तो वो करे ना। अब जैसे मैंने कुकर चढ़ा दिया गैस के ऊपर खिचड़ी का, तो खिचड़ी बन ही रही है ना भाई। अब कुकर से भी अपेक्षा नहीं है, गैस से भी अपेक्षा नहीं है, चावल दाल से भी अपेक्षा नहीं। ये बहुत तो सुंदर, हो ठीक, रहा है, ये तो हो ठीक रहा बात है। है। लेकिन अमेरिका का जो खट्टा मीठापन है ये तो लंबा चलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन ये जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं वो तो फिर इस संदर्भ में नॉन एंटिटी हुए। इनकी तो कोई न बुद्धि है न चरित्र है, सिवाय एक निम्न स्तर की दलाली के। इनसे तो कोई खतरा नहीं है। जो लोग खतरा खतरा चिल्ला रहे हैं, ये तो नॉन भाई एंटिटी हुए, ऐसा बहुत बड़े ऐसा गुजरे। है, ये जाएगा। मान लो राहुल गांधी किसी कारण से मान लो बीमार हो गया, मर गया, चला गया, कुछ हो गया, तो ये थोड़ी है कि अमेरिका का कोई दूसरा एजेंट नहीं होगा। हाँ, होगा, लेकिन तो अभी तक कोई बड़ा खूंखार एजेंट नहीं तैयार कर पाए ये भारत में। जितना लीचड़ नहीं होगा, जैसे हाँ केजरीवाल, राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, ये कुछ बहुत ही खास लीचड़ किस्म के एजेंट। हाँ, कोई खतरनाक अभी तक वो लोग तैयार नहीं कर पाए। सब लीचड़ ही लीचड़ मिलते हैं उनको। ये तो भाई भारत की विशेषता है। खतरनाक, ये तो भारत की विशेष। उनका एजेंट तो भारत का कोई लीचड़ ही बनेगा ना भाई। हम्म, हम्म, भारत का बिल्कुल। खूंखार तो शत्रु को दांत दिखाएगा, और ये जाएगा तो कोई और आएगा। उसकी चिंता एजेंट नहीं तो है। सदा रहे, एजेंट तो एजेंट, सदा रहे। इस हाँ, वक्त एजेंट। भारत को जो हमारे प्रगति पर सबसे बड़ी बाधा है
वो है दिल्ली में बैठी हुई जुडिशरी। उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है कि वो कितनी बुरी तरह सो कॉल्ड डीप स्टेट से कॉम्प्रोमाइज जुडिशरी, वो जुडिशरी का जो एजेंट के रूप में काम कर रहा है, वो खतरनाक तो खैर क्या, लेकिन हाँ बड़ा हमारा स्पीड ब्रेकर है, बाधक है। हाँ, स्पीड ब्रेकर है। स्पीड ब्रेकर है हमारा। उसमें भी राहुल गांधी जैसे दो लीचड़ आ जाए काम हो जाएगा। लीचड़ होते ही, वैसे वो लीचड़ता की तरफ काफी बढ़ चुके हैं। जैसे एक जो मामला हुआ वो रुपया जल रहा है, तो ऐसे जज को भी दे कुडंट सैक, यानी जो इसको सैक नहीं कर पाए जो जुडिशरी वाले, वो सब लीचड़पन का ही तो लक्षण है। पूरा पूरा इसलिए वो जल्दी नष्ट हो गए। अभी एक मामले में आया है, एक भयंकर ढंग से एक 7 साल की बच्ची का बलात्कार एक मुसलमान ने किया। नीचे की कोर्ट, हाई कोर्ट, सबने उसको सजा दी मौत की, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे कितने सारे हैं। ये इनके लीचड़पन का, राहुल गांधी टाइप काम का लक्षण है। अरे सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुडिशरी में काम करने की डिसेंसी होती है, फाइननेस होता है। पर ये तो बड़े कमजोर लोग हैं, बहुत ही उथले लोग हो चुके हैं कुछ लोग इसमें से। लेकिन उथला होना हमारे हक में है, इनका जाना फिर आसान हो जाएगा। हाँ, कोई व्यवस्था तो नहीं बनानी पड़ेगी जो सचमुच न्यायपूर्ण हो। ये तो बहुत ही न्याय विमुख लोग होते जा रहे हैं। न्याय से इनका कोई लेना देना नहीं भाई, ये तो देशद्रोह के अड्डे हो गए हैं। न्याय से क्या लेना। ये तो सनातन धर्म की, सनातन धर्म कहाँ ले आए, खुद को मिलॉर्ड कहते हैं, खुद को जस्टिस कहते हैं, काले कपड़े वाली पट्टी वाली को टांग रखे हैं। इनका सनातन धर्म जज न्याय से क्या लेना देना। क्या उसके विरोध के अड्डे हैं, ये सनातन धर्म के विरोध के अड्डे बनते जा। विरोध भी छोटा है इनका, बस चले तो समूल उच्छेदन कर दे, बस चलेगा नहीं, लेकिन हाँ तो हम लोग करने ही वाले हैं जी। ठीक है, तो आज की बात तो बहुत ही सार्थक रही, और जाहिर है कि एक गंभीर राज्य जो है वो तो गंभीरता से ही चलता है। ऊपर की जो बहसें हैं उससे कम से कम हमारे जो श्रोता हैं वो जान लें कि जो अखबार में जो छपता है कि ये हाय हाय राहुल ये कर दिया वो कर दिया, इनसे ज्यादा विचलित नहीं हो। मूल चीजों को समझने की कोशिश करें कि दुनिया चल कैसे रही है, और फिर भारत कैसे चल रहा है, भारत का स्वभाव क्या है, भारत के सपूतों का स्वभाव क्या है, सुपुत्रियों का स्वभाव क्या है, उनमें प्रतिभा कितनी है और वो कैसे देख रहे हैं। इसलिए आत्मविश्वास के साथ अभी का जो शासन है उसके जो श्रेष्ठ नेतृत्व हमें मिला है उसके लिए जो कर सकते हो उसमें सहयोग करें, और पूरा विश्वास रखें कि हम विजय ही विजय है, भारत का उज्जवल भविष्य है। और उज्जवल भविष्य का ये अर्थ भी नहीं है, जो लोग सचमुच हमारे यहाँ पे जो लीचड़ है कि सोचते हैं कि फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तो उन लीचड़ों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। साधारण से साधारण जीवन में तरह तरह की बाधाएं और कंटक आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो राष्ट्र के जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई शत्रु नहीं होगा। इस समय संसार में जैसा ईर्ष्या द्वेष चल रहा है, और जैसा केडिया जी ने बताया कि यूएसए का तो ये हाल है कि वो यूरोपियन यूनियन को भी नहीं सह पाता कि अरे कहीं ये ना बढ़ जाए, जबकि वो उसी से निकला है। और रूस को सोवियत संघ विकसित हो गया, जो बचा है रूस उसको भी नहीं सह पा रहा है, अरे तुमने तोड़ दिया उसको, अब तो सहो। और चीन को तो खैर अपना प्रतिस्पर्धी मानते ही है, तो उभरते हुए भारत को भी वो रोड़ा अटकाएगा, बाधा डालेगा, ये समझना चाहिए। और ये चीजें गाली गलौज से और हल्की भाषा से नहीं होगी, ये समझना चाहिए कि राष्ट्रों का और राज्यों का, विशेषकर स्टेट एस्टेब्लिशमेंट, जो मॉडर्न स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है, वो धूर्तता, नृशंसता, कुटिलता, इन पर ही यूरोप का सारा स्टेट एस्टेब्लिशमेंट टिका है। तो भारत में जो प्रतिभा है
वो उसका मुकाबला कर लेगी, लेकिन अपनी मर्यादा के साथ, अपनी गंभीरता के साथ। कांग्रेस का प्रयास ये था कि वो यहाँ भी उसी तरह करे, भारतीयों के साथ, हिंदुओं के साथ वही नृशंसता करे, वही कठोरता करे, वही छल करे जो यूरोपीय लोग और अमेरिकी लोग अपनी प्रजा से करते हैं। इसीलिए उन्होंने सोवियत संघ का मॉडल जवाहरलाल नेहरू ने लपक के अपनाया था कि हम भी स्टालिन लेनिन की तरह हिंदुओं को यहाँ मारेंगे, मरवाएंगे, किसानों की हत्या करेंगे। लेकिन ये भारत है, जब वो नहीं कर पाया तो अब तो हमारा सही नेतृत्व आ गया है। थोड़ा गंभीरता से हम लोगों को धैर्य के साथ अपना अपना स्वधर्म पालन करते हुए उत्साह बनाए रखना चाहिए। और ये जो जिन्हें लीचड़ कह रही हैं केडिया जी, इनकी उछल कूद से बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो जाना चाहिए। बड़ा उससे हमारी अपनी लीचड़पंथी प्रकट होती है। अगर हम राहुल वगैरह को समस्या मान लेंगे तो अब कल को आप लालू को समस्या मान लें, तरह तरह के दयनीय लोग, केंचुए लोग। तो हमको खूब उत्साह से, विश्वास से, भगवान पर भरोसा, भारत माता पर भरोसा, इसके सपूतों और सुपुत्रियों पर भरोसा, और वर्तमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए यूरोप को समझने के लिए और अमेरिका को भी समझने के लिए आगे और इस वार्ता को हम लोग जारी रखेंगे। मैं एक बात कुछ और? कहना चाहती हूँ। हाँ, हम्म, भारत के न्यायपालिका में एक से एक श्रेष्ठ जज है। कितनों से तो मेरा अपना घनिष्ठ आत्मीय संबंध है। हाँ, मतलब लोअर लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे, अपर लेवल पे ब्यूरोक्रेट्स एक से एक, संसार के सर्वश्रेष्ठ अगर 1000 ब्यूरोक्रेट होंगे तो उसमें 400 भारत, ये प्रोपोर्शन। और मिलिट्री का तो कहना ही क्या। इसी प्रकार पुलिस का दम नहीं होता तो ये कुंभ मेला लग गया होता। कभी नहीं। ब्यूरोक्रेट्स का दम नहीं होता तो 60 करोड़ 66 करोड़ कितने लोग 2 महीने में नहा धो के चले गए। संसार का सर्वश्रेष्ठ ब्यूरोक्रेट्स में, पुलिस वालों में भारत में है। और न्यायपालिका में एक से एक धर्म धुरंधर भी है। लेकिन जहां शक्ति होती है, शत्रु का वार भी वही होता है। जैसे राजनीति में जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास गांधी चाहिए तो जुडिशियरी में भी चाहिए। निपटेंगे। निपटेंगे। मोदी जी, और मोदी जी का शासन करेगा, क्योंकि ये जुडिशरी को न तो संविधान में इतनी शक्ति है, न भारत के लोगों की कोई श्रद्धा बची है ऐसे लीचड़ जजों में, जो कि बलात्कारी को के पक्ष में, आतंकवादियों के पक्ष में और हिंदू धर्म के विरुद्ध, हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध जो टिप्पणियां करते हैं। ये है कि हम एक शांत गंभीर समाज हैं, और हम ये नहीं करेंगे कि जो नेपाल में हुआ ऐसा यहाँ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जस्टिस जो जस्टिस न हो के कलंक हैं भारत पर, तो उनकी कोई यहाँ उस तरह से नहीं होगा जैसा नेपाल में हुआ। लेकिन उनको रेखांकित करना आवश्यक है, उनके विरुद्ध वातावरण बनाना आवश्यक है, शासन पर यह दबाव बनाना आवश्यक है कि भाई जरा इनको मर्यादित कीजिए। ये का जो भी आपने कॉलेजियम पैलेजियम जो भी दे दिया हो उसको ठीक कीजिए, शासन का ही वो काम है। ये किस तरह से मनमानी चल रही है, इसको दुरुस्त तो शासन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही एपरेंट रूप में, बहुत ही प्रत्यक्ष दिखते हुए रूप में हमारे कुछ जज, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में और कुछ हाई कोर्ट्स में भी कुछ जज बहुत ही न्याय बुद्धि से रहित हो चुके हैं। तो ऐसा बनाना पड़ेगा कि न्याय बुद्धि से रहित कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं। बस इन जजेस से श्रेष्ठ जज लोग भयंकर क्षुब्ध हैं और अब तो वो पब्लिकली खुलकर सामने आ रहे हैं इनके विरोध। तो ठीक है, फिर ठीक है, नमस्कार। तो समापन धर्म करते की हैं। जय हो, नमस्कार। जय हो। अधर्म का नाश हो, शो प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का भावना हो। कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।